साथियों नमस्कार। आज हम एक नए विषय को लेकर के फिर से उपस्थित हैं। ये हमारा 9वां प्रशिक्षण शिविर है। आज का जो विषय है वो है राजनीति में डर, लालच, विश्वास, अतीत के आदर्श, श्रद्धा और अंधश्रद्धा को कैसे स्थापित करते हैं। तो आज का जो चर्चा है राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो इस चर्चा को जैसे हम शुरुआत करते हैं, इसमें हमने पहला जो टॉपिक लिखा है, राजनीति में डर और लालच दोनों ही विचार आम जनता के दिमाग में डाले जाते हैं। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि आदमी के दिमाग को कंट्रोल करने के जो प्रमुख टूल हैं वो डर और लालच हैं। इसलिए राजनीति में भी मनुष्य के दिमाग में डर और लालच से अपनी बात को रखा जाता है, अपने विचारों को मनुष्यों के दिमाग में डाला जाता है। विचारधारा और नेता के नाम पर विश्वास पैदा किया जाता है। अब देखो, जैसे इसमें डर और लालच का अभी और आगे विस्तार से बात करेंगे, मगर अभी विश्वास की यदि हम बात करते हैं तो राजनीति में जो विश्वास है वो विचारधारा के ऊपर, किस पार्टी की विचारधारा है और उस पार्टी के नेताओं के नाम पे, किसी व्यक्ति के नाम पे आम जनता के अंदर विश्वास पैदा किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के रूप में हिंदू राष्ट्र को लोगों के दिमाग में डाल रही है, उस पर विश्वास पैदा कराने की कोशिश कर रही है और नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास कायम कराने का जो है उनका पूरा प्रयास है और उन्हीं के नाम पर विश्वास पैदा करके जनता से वोट लेते हैं। पार्टी की विचारधारा के आदर्शों से जनता को जोड़ते हैं। पार्टी की जो विचारधारा के आदर्श हैं, हर पार्टी में अलग अलग होते हैं, हम इसको आगे समझाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि पार्टी की विचारधारा के जो आदर्श हैं उनको उनके ऊपर विश्वास करके जनता को उनके साथ जोड़ते हैं और आखिरी में विचारधारा और नेता के नाम पर आम जनता के दिमाग में श्रद्धा और फिर अंधश्रद्धा पैदा करते हैं। तो ये पांचों टूल हो गए: डर और लालच, विश्वास, अतीत के आदर्श, श्रद्धा और अंधश्रद्धा। तो जो ये पांचों टूल हैं जो हमने आपको आर्थिक पक्ष से मनुष्य का दिमाग कैसे कंट्रोल करते उसमें समझाए थे, और उसके पहले दिमाग की कमजोरियों वाले वीडियो में समझाए थे पांचों टूलों को, कैसे इन पांचों टूलों से मनुष्य का दिमाग कैसे कंट्रोल करते हैं। तो राजनीति में इस तरीके से पांचों टूलों का इस्तेमाल साथी किया जाता है। अब हम एक एक करके अलग से बात कर लेते हैं। जैसे साथियों डर है, भारत की राजनीति में हर राजनीतिक पार्टी के डर दिखाने के टूल अलग अलग हैं। इस बात को अच्छी तरीके से समझना है। हर पार्टी के पास डर दिखाने के अलग अलग टूल हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाते हैं। मुख्य रूप से मुसलमानों के जो अतीत का, हमारे भारत देश में जब से मुसलमान आए हैं, वो बाबर से लेकर के बाकी जितने मुस्लिम शासक रहे हैं उन सब का नाम लेकर के उनका डर दिखाते हैं। और उसके बाद ईसाइयों का भी डर दिखाते हैं कि ईसाई हमारे देश में बहुत हो जाएंगे, और कम्युनिस्टों का डर दिखाते हैं। भाजपा का जो मुख्य डर है जो वो हिंदुओं को दिखाते हैं, वो डर किस किस के नाम पे दिखाते हैं? मुसलमानों के नाम पे, ईसाइयों के नाम पे और कम्युनिस्टों के नाम पे। अब हम जैसे कांग्रेस को देखते हैं तो कांग्रेस, आरएसएस और भाजपा की जो पॉलिटिक्स है हिंदू राष्ट्र का, उसका डर दिखाते हैं। कम्युनिस्टों के समाजवाद का डर दिखाते हैं। ये प्रमुख टूल हैं जिसमें
कांग्रेस जो धर्मनिरपेक्षता, सबको लेके चलने का उनका कॉन्सेप्ट है, भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू राष्ट्र कायम करने का कॉन्सेप्ट है। इसलिए कांग्रेस आरएसएस और भाजपा का और कम्युनिस्टों के समाजवाद का डर दिखाते हैं। इस बात को हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। उसी तरीके से वामपंथी पार्टियां हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो जो है पूंजीवादी व्यवस्था के शोषण, दमन, अत्याचार का डर दिखाती हैं आम जनता को। आम जनता को ये समझाते हैं और इस बात को कहते हैं कि यदि आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो ये शोषण, दमन, अत्याचार और बढ़ेगा। यदि आप इस दिशा में नहीं जाओगे तो ये शोषण, दमन, अत्याचार और ज्यादा बढ़ेगा, पूंजीवादी व्यवस्था का शोषण और ज्यादा बढ़ेगा। यानी वो आम जनता को, जो मेहनतकश वर्ग है, उसको पूंजीवादी जो शोषणकारी व्यवस्था है उसका डर दिखाते हैं। उसके साथ में साथियों, वामपंथी पार्टियां आरएसएस के हिंदू राष्ट्र का भी डर दिखाती हैं कि आरएसएस किस तरीके से हिंदू राष्ट्र कायम करने के नाम पर एक अराजकता देश में कर रहा है। उसी के साथ में कांग्रेस की जो आर्थिक नीतियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के असल में दोनों की एक ही आर्थिक नीतियां हैं, तो आर्थिक नीतियों का डर भी, कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक जो नीतियां हैं उसका डर भी आम जनता को देश की कम्युनिस्ट पार्टियां दिखाती हैं। एक उदाहरण और समझना है, जैसे बहुजन आंदोलन है। बहुजन आंदोलन ब्राह्मणवादी व्यवस्था का डर दिखाता है। तो ये जो डर है, क्योंकि बहुजन आंदोलन का जो सेंटर है कि ब्राह्मणवादी जो दर्शन है या ब्राह्मण है, वही इस पूरी व्यवस्था के मुख्य सूत्रधार हैं। इसीलिए बहुजन आंदोलन के साथ ही ब्राह्मणवादी दर्शन की जो व्यवस्था है उसका डर दिखाते हैं। तो साथ ही इस बात को समझना है कि डर को कैसे स्थापित, डर के टूल का कैसे राजनीति में इस्तेमाल होता है। और ऐसे कई और भी डर हैं जो आम जनता को दिखाए जाते हैं। क्योंकि हमारी चर्चा लंबी हो जाएगी, इसलिए समझने के लिए इतना काफी है साथियों। अब हम दूसरे टूल पे आते हैं, जो लालच है। लालच तो हर पार्टी देती है, इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। अभी हम देखते हैं जो चुनाव चल रहा है उसमें अभी महाराष्ट्र के चुनाव में लाडली बहना के नाम पे जो लालच दिया गया महिलाओं को, या मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना के नाम पे पैसे बांटे गए, ये सबसे बड़ा लालच है। इस तरीके से राजनीति में कई लालच अलग अलग राजनीतिक पार्टियां देती हैं, दिखाती हैं। जो घोषणा पत्र बनता है असल में वो उसके अंदर आम जनता को लालच ही दिया जाता है। लालच ही होता कि हम ये करवा देंगे, हम ऐसा करवा देंगे, हम वैसा करवा देंगे। तो घोषणा पत्र पूरी तरीके से एक लालच का टूल है। इस बात को हमको अच्छी तरीके से समझना है। सारी सरकारी योजनाएं वोट पाने के लालच के लिए ही बनाई गई हैं। इन सरकारी योजनाओं का मकसद आम जनता का जिंदगी बदलना, उनका जीवन बदलना। ये किसी भी पार्टी का, जो सत्ताधारी पार्टी, उनका लक्ष्य नहीं है। ये सारी योजनाओं वोट पाने के लिए जो है लालच दे रहे हैं। किस योजनाओं के नाम पर हमको ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेंगे। जनता की बुनियादी जरूरतों का स्थायी समाधान कोई नहीं करना चाहता है, कोई भी पार्टी। खासतौर से वो पूंजीवादी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या पूंजीवादी जो और दूसरे दल भी हैं, उनका समझ भी यही है कि जनता के बुनियादी जो सवाल हैं उनका कोई स्थायी समाधान वो नहीं करना चाहते। आगे भविष्य को बेहतर बनाने का लालच देते हैं और इन्हीं लालचों से आम जनता को फंसाते हैं। घोषणा पत्र में वादे देकर लालच, गरीबी खत्म करेंगे, ये जो कहते हैं ये पूरा झूठ है। जिस तरीके से नीतियां हमारे देश में चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस लागू करती हैं, जिनको नव उदारीकरण की नीतियां कहते हैं,
इन नीतियों के अंदर बिल्कुल गारंटी है कि गरीबी खत्म नहीं होगी, गरीबी आगे बढ़ेगी। ये नेताओं को भी पता है, मगर ये गरीबी का लालच देते हैं। बेरोजगारी का लालच भी इसी तरीके से है। बेरोजगारी ये जानबूझ के पैदा करते हैं ताकि पूंजीपतियों को सस्ता श्रम मिले। इसलिए इस पूरी पूंजीवादी व्यवस्था में बेरोजगारी कभी खत्म नहीं होगी। तो बेरोजगारी और रोजगार देने का जो लालच है वो युवाओं को दिए जाते हैं। ये समझने के लिए इतना काफी है। और भी पता नहीं कितने तरीके के लालच हैं जो राजनीति में आम जनता को दिए जाते हैं साथियों। तो समझने के लिए इतना काफी है, मगर ये लालच है, इसमें किसी स्थायी समाधान का लक्ष्य किसी भी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। आगे हम देखते हैं कि जब वोट पाने के लिए चुनाव के आखिरी दिन रुपया बांटे जाते हैं लिफाफे में डाल के, कई जगह कई बार पुलिस ने पकड़ा है। योजना के नाम पर पैसे बांटना ये कितना बड़ा लालच है। अब ये नया ट्रेंड शुरू हो गया जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, और यहाँ से मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया था कि चुनाव के 4-5 महीने पहले से सरकारी योजनाओं के नाम पर सरकार के खजाने से कई हजार करोड़ रुपया लोगों के खाते में डायरेक्ट डालना है, और उसके बाद से फिर तुरंत चुनाव होगा तो जिनके खाते में पैसा जाएगा वो सारे लोग उस सत्ताधारी पार्टी को वोट करेंगे। एक नए तरीके का लालच है ये, जिस लालच का सफल प्रयोग किया भारतीय जनता पार्टी ने। मध्य प्रदेश में इन्होंने हारा हुआ चुनाव जीता, हरियाणा में यही हुआ, और हमने देखा है कि महाराष्ट्र में यही हुआ। इसलिए इतना बड़ा लालच ये हमारे सामने उदाहरण है कि किस तरीके से लालच देकर के राज सत्ता पे कब्जा करने का काम राजनीतिक दल करते हैं। चुनाव में अनाप शनाप ग्लैमर पैदा किया जाता है। हमने देखा है कि किस तरीके से पानी की तरह पैसा बहाते हैं। गांव के मुखिया लोगों को पैसे दिए जाते हैं, जो समाज के जाति के ठेकेदार हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, लोगों को जो कार्यकर्ता है उनको खाने पीने शराब पीने पता नहीं किस किस तरीके से जो कुकर्म करते हैं, सबको पैसे दिए जाते हैं। और ये बड़ी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां वो पैसा देती हैं। तो हमको ये समझना है कि लालच बहुत प्रमुख टूल है राजनीति के अंदर। जो लालच आम जनता के जो मुख्य सवाल हैं उन मुख्य सवालों से भटका देता है, और आम जनता का फिर जो राजनीति के असल सवाल हैं उनसे उनका दिमाग भटक जाता है। तो एक साजिश है, ये षड्यंत्र है जो इस लालच के नाम पे राजनीतिक दल करते हैं। अब साथियों हम आगे विश्वास के बारे में बात करते हैं। विश्वास को देखते हैं साथियों। हर राजनीतिक विचारधारा एक अतीत से के साथ जुड़ा हुआ विश्वास होता है। हर राजनीतिक विचारधारा का अतीत के साथ जुड़ा हुआ एक विश्वास होता है जिसका आधार पुरानी व्यवस्था या पुरानी विचारधारा होता है। अच्छी तरीके से समझना है, हर राजनीतिक पार्टी का एक अतीत का विश्वास होता है, और वो अतीत का विश्वास का आधार पुरानी व्यवस्था और विचारधारा ये उसका आधार होता है। जैसे उदाहरण के लिए भाजपा का हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, मनुस्मृति, वेदों का समाज, ये सारे वो तत्व हैं, वो कारक हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी आम जनता का विश्वास कायम करती है, और इसका वो प्रचार करते हैं, घोषित रूप से प्रचार करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे, हमारा सनातन धर्म है, हमारी सनातन संस्कृति है, मनुस्मृति बहुत अच्छा संविधान है, मनुस्मृति में राजतंत्र को चलाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, वेदों के समाज के बारे में जागृति पैदा करते हैं। ये हमको ध्यान रखना है। वो इन्हीं पर विश्वास कायम करा के आम जनता को अपने पक्ष में करते हैं।
आम जनता के वोट लेते हैं, आम जनता को दिमागी रूप से तैयार करते हैं ताकि आम जनता उनके पक्ष में वोट करे और आम जनता अपनी रोजी रोटी रोजगार, बच्चों के परिवार के जो आर्थिक असल सवाल हैं उनको भूल करके, इस विश्वास के साथ जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित करके असल सवालों से बाहर हो जाएं। ये एक षड्यंत्र होता है, जिस षड्यंत्र को भारतीय जनता पार्टी 2014 से कर रही है और इसके पहले से भी करती है। इसी तरीके से कांग्रेस का विचार धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, जिसको हम कहते हैं कि सामूहिक संस्कृति। वो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते हैं, जबकि कांग्रेस के जो लोग हैं वो धर्म की बात तो करते हैं, संस्कृति की बात भी करते हैं, और कुछ लोग मनुस्मृति की बात भी करते हैं। कांग्रेस के लोग वेदों की बात भी ही करते हैं। केवल कांग्रेस के लोग हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते। तो कांग्रेस का विचार धर्मनिरपेक्षता है। इस धर्मनिरपेक्षता के विचार के विश्वास से वो सारे लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको अपने साथ जोड़ते हैं। इस बात को हमको समझना है और इसलिए कांग्रेस और भाजपा के अंतर को भी समझना है कि इनका क्या अंतर है। यही एक बुनियादी फर्क है, बाकी भाजपा और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। भाजपा कांग्रेस दोनों आर्थिक नीतियों पर जो जो नीति है उसमें बिल्कुल दोनों एक हैं। जैसे जो नीतियां मनमोहन सिंह जी लागू कर रहे थे और नरेंद्र मोदी जी उसका विरोध कर रहे थे, मगर चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने वो सारी आर्थिक नीतियों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जिनको मनमोहन सिंह आगे बढ़ा रहे थे। इसलिए हमको ये समझना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आर्थिक नीतियों के मामले में बिल्कुल एक है। ये हमको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लेना है। इसी के आगे बाकी पुरानी संस्कृति को दोनों स्वीकारते हैं। इसीलिए कांग्रेस कांग्रेस का जो विश्वास कायम करने का टूल है वो धर्मनिरपेक्षता है और सामूहिक संस्कृति, सबको लेके चलने का जो कॉन्सेप्ट है उस पर वो विश्वास कायम कराते हैं। अब तीसरा हम कम्युनिस्ट पार्टियों के बारे में बात करते हैं। हमारे देश के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जिनको वामपंथी दल कहते हैं, इनका जो विचारधारा है वो साम्यवादी विचार है। जो साम्यवादी विचार हैं और इनकी समाजवादी व्यवस्था कायम करने की बात करते हैं। जिस समाजवादी व्यवस्था को कार्ल मार्क्स ने अपना जो उनका समाजवाद का जो सिद्धांत था, जो उन्होंने दर्शन दिया था, उस पूरे दर्शन के अंदर इस समाजवादी व्यवस्था कैसी होगी उसका चित्रण है। इसीलिए जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो साम्यवादी जो विचारधारा है, जिसमें जिसमें समानता का जो विचारधारा है, जो जिसमें कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, सब बराबर होंगे, सबको सभी तरीके की सुविधाएं मिलेंगी। तो इस तरीके से जो ये साम्यवादी विचार है और समाजवादी व्यवस्था है, इस पर वो विश्वास कायम कराते हैं। उसके अलावा भौतिकवादी दर्शन के साथ जोड़ते हैं। भौतिकवादी दर्शन जो है, जैसे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी धर्म के साथ जोड़ती है, जिसको भाववादी दर्शन कहते हैं, इसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टियां भौतिकवादी दर्शन के साथ लोगों की दिमाग को जोड़ते हैं, उनकी जीवन जीने की पद्धति को जोड़ते हैं और उस पर विश्वास कायम कराते हैं। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टियां जो आम जनता है, खासतौर से वर्गीय चरित्र में जो मेहनत कश वर्ग है, मजदूर है, किसान हैं, कर्मचारी हैं, जितने तरीके का मेहनत कश वर्ग है, खेत मजदूर है, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, ये सारा जो मेहनत कश वर्ग है, जिसकी संख्या लगभग 95% होती है, इसके अंदर ये साम्यवादी विचारों से और समाजवादी व्यवस्था से और भौतिकवादी दर्शन से जीवन जीने की पद्धति के साथ विश्वास कायम करके आम जनता को अपने साथ जोड़ते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टियों का विश्वास कायम करने का टूल ये विचार है, ये विचारधारा है, जिसको हमको अच्छी तरीके से समझना है। उसी तरीके से साथियों, जो बहुजन आंदोलन है, बहुजन आंदोलन हमारे देश के अंदर
गौतम बुद्ध के जो विचार हैं, गौतम बुद्ध का जो दर्शन है, बहुजन आंदोलन का ये विचार बिल्कुल बुनियादी विचार है। सारे विचार गौतम बुद्ध के जो दर्शन के साथ जुड़ते हैं और गौतम बुद्ध के दर्शन के जो विचार निकलते हैं उसको पूरा बहुजन आंदोलन या बहुजन आंदोलन के जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो उसको स्वीकारते हैं। उसके साथ में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार जी और अंबेडकर के विचारों के साथ जोड़ते हैं। इसीलिए बहुजन आंदोलन के जो मुख्य विचार है, मुख्य सिद्धांत है, वो क्या है? गौतम बुद्ध का दर्शन, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचार हैं, जो उन्होंने गौतम बुद्ध के दर्शन के सेंटर में ये विचार दिए हैं, इनके साथ लोगों का विश्वास कायम कराते हैं। ये हमको समझना है। बहुजन आंदोलन का विश्वास कायम कराने का ये पूरा एक क्राइटेरिया है। उसी तरीके से हमारे देश में पांचवी एक विचार समाजवादी पार्टियां हैं। ये समाजवादी पार्टियां धर्मनिरपेक्षता के साथ खड़ी होती हैं और साथ में सामाजिक बराबरी के विश्वास के साथ लोगों को जोड़ती हैं। इनका मानना ये है कि समाज के जो संसाधन हैं उनका बराबरी के साथ बंटवारा होना चाहिए। इसलिए जो दलित हैं, पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, अल्पसंख्यक हैं, इनको भी जो सामाजिक बराबरी और जो आर्थिक जो लाभ है वो उसका मिलना चाहिए। तो इस तरीके से समाजवादी जो विचार की पार्टियां हैं, जिसमें अखिलेश यादव हैं और लालू यादव हैं, खासतौर से दो पार्टियां हैं जो अभी समाजवादी विचार के साथ खड़े होकर के चल रहे हैं। ऐसे विचारों से मनुष्य के दिमाग में उस राजनीति पर विश्वास पैदा किया जाता है। तो ये जो है पूरे टूल हैं साथियों, ये मनुष्यों के दिमाग को कंट्रोल करने के टूल हैं, सिद्धांत हैं, हथियार हैं। ये हमको ध्यान रखना है और एज ए टूल जो समझदार लोग हैं वो उसको, जो थ्योरियां हैं, टूल हैं, उसको उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं साथियों। अब हम आगे बात करते हैं श्रद्धा और अंधश्रद्धा। ये ऐसा विषय है कि जब विचारधारा और विचारों पर से मनुष्यों के दिमाग में अपने विचारों के प्रति श्रद्धा पैदा करते हैं, कोई भी विचारधारा, हर विचारधारा ये करती है। यही कारण है कि हर पार्टी में दिमागी रूप से जुड़े कार्यकर्ता होते हैं। तो दिमागी रूप से जुड़े कार्यकर्ता कौन से होते हैं? जो पीछे के चार टूल, डर, लालच, विश्वास और अतीत के आदर्श, इनसे जो एक विश्वास पैदा होता है, इनसे जो मनुष्य के दिमाग बंधता है, इन विचारों से जिस पार्टी के अंदर उसके जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता उन विचारों पे विश्वास कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, अपनी बुद्धि में, मस्तिष्क में उसको स्वीकार कर लेते हैं। वो कार्यकर्ता उस पार्टी का, उस राजनीतिक दल का पक्का कार्यकर्ता बन जाता है, मतलब पूरा कार्यकर्ता बन जाता है। उसको फिर कोई हिला नहीं सकता, उस राजनीतिक विचारधारा से वो भटक नहीं सकता। इसके बाद यदि ऐसा कार्यकर्ता बन जाता है, इसका मतलब है कि उसकी श्रद्धा उस विचारधारा के ऊपर हो चुकी है। तो ये श्रद्धा पैदा करने का एक विकास क्रम, एक प्रक्रिया है। इस तरीके से कैडर के अंदर हर राजनीतिक दल एक श्रद्धा पैदा करवाता है और इसी श्रद्धा से पार्टी के कार्यकर्ता को दिमागी रूप से अपने संगठन, अपनी पार्टी के साथ जोड़ता है और जुड़ने के बाद वो मनुष्य एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उस पार्टी के अंदर निरंतर काम करता है। ये तो हो गया श्रद्धा। हर पार्टी विचारधारा से अंधश्रद्धा भी पैदा करती है। मतलब इस तरीके से एक स्टेज और आगे लोगों के दिमाग को ले जाते हैं और उसके अंदर अंधश्रद्धा पैदा कराते हैं।
अंधश्रद्धा दिमाग में पैदा होने के बाद वो व्यक्ति उस विचारधारा के खिलाफ कोई भी बात सुन नहीं सकता। उस विचारधारा के विरोध में कोई भी तर्क करता हुआ मिलेगा या उसका आलोचना करता हुआ मिलेगा तो वो सुनेगा नहीं। उस तरीके का कार्यकर्ता जो है उसके अंदर हिंसक विचार के लोगों को तैयार करते हैं या हिंसक विचार डाले जाते हैं, और ऐसे कार्यकर्ता हैं जो हिंसा करते हैं। जो हिंसा करते हैं राजनीति में वो वही लोग हैं जिनके अंदर अंधश्रद्धा से हिंसक विचारों को डाला जाता है। जब हिंसक विचार उनके दिमाग में स्थापित हो जाते हैं तो किसी भी तरीके की हिंसा करने से वो हिचकते नहीं हैं। इसके दो उदाहरण हैं। जैसे इस्लाम धर्म के अंदर जो अतिवादी संगठन हैं, जो आतंकवादी पैदा होते हैं, जो बड़े बड़े विस्फोट करते हैं, उसमें जो व्यक्ति शामिल होते हैं उन व्यक्तियों को इसी तरीके के विचारों से दिमाग को तैयार करके उनको हिंसा करने के लिए और साथ में खुद की जान देने के लिए, खुद को कुर्बान करने के लिए भी तैयार कर देते हैं। तो ये विचार उस मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल करके उस हिंसा करने के लिए तैयार करता है। इसी तरीके से हम आज देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के अंदर विधिवत तरीके से बहुत सारे ऐसे हिंसक लोगों को तैयार किया जा रहा है जो अलग अलग, जहां हिंदू मुसलमान जो हिंसा होती है उस हिंसा के अंदर व्यापक रूप में हिंसा करते हैं और उनको बिल्कुल दया नहीं होता है। बहुत ही निर्दयी तरीके से मतलब कुछ भी उनसे करवा लो वो करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये समझना श्रद्धा व अंधश्रद्धा का संबंध किस तरीके से है, मैंने आपको समझाया। और भी कई उदाहरण दिए जा सकते हैं मगर समझने के लिए इतना काफी है साथियों। इस तरीके से साथियों हम देखते हैं कि पांचों प्रकार के टूल राजनीतिक क्षेत्र में लागू किए जाते हैं और इन्हीं टूलों से राजनीति के पूरे तंत्र को कंट्रोल किया जाता है। यही विचार मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए हर क्षेत्र में लागू किए जाते हैं। इन तथ्यों को, इन बातों को अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए कि हर आदमी किसी ना किसी विचार से कंट्रोल होता है। हर मनुष्य को कोई ना कोई विचारधारा उसके दिमाग को कंट्रोल करती है। ये हमको अच्छी तरीके से समझना है। इसलिए साथी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो व्यक्ति ये कहे कि मैं आजाद हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं किसी भी विचारधारा से कंट्रोल नहीं होता, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। तो ये बेसिक सारी चीजें हैं जो मैंने आपके सामने समझा दी हैं। मुझे उम्मीद है कि इस राजनीति वाला जो पार्ट है ये सारे तथ्य आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसको दिमाग में रखना है एज ए कार्यकर्ता कि हमको, और जब भी ये कोई थ्योरेटिकल बात होती है तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि इस तरीके से ये सारी चीजें कंट्रोल की जाती हैं। इसके अलावा साथ ही भ्रष्टाचार बहुत प्रमुख विषय है। इसके अंदर हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि अब चर्चा करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, आधा घंटे करीब हो गया है। अब हम इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो मैंने आपके सामने बनाया रखा है, जो इस वीडियो के अंदर जो भी तथ्य रखे हैं, ये सारे तथ्य आपको इस राजनीति के अंदर का जो पूरा खेल है, लोगों के दिमागों को कंट्रोल करने का जो पूरा खेल है, ये पूरा खेल आपको समझ में आएगा। और जब आप राजनीतिक विश्लेषण करेंगे या चर्चा करेंगे या राजनीति के अंदर जब कोई भूमिका अदा करेंगे तो इन सारे तथ्यों को हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखने का जरूरत है। तो साथियों अब मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये जो हम एक विचार मंच से सीरीज चला रहे हैं ये आपकी चेतना को विकसित करने के लिए, हमारे जो साथी हैं उनको सब चीज को समझने में बहुत काम आएगी। और आने वाले समय में हम निरंतर अलग अलग विषयों पर इस तरीके के प्रशिक्षण आयोजित करेंगे जिनसे हमारे साथी बहुत ही
वैचारिक और सभी तरीके की जानकारी को समझ पाएंगे। तो धन्यवाद साथियों। अंत में मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, आप उस वीडियो को सुने। उसके बाद से आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। हमने हमारे चैनल के प्ले लिस्ट के ऊपर विचार मंच के वीडियो नाम से एक फोल्डर बना के रखा है। तो उस फोल्डर के अंदर सारे वीडियो हम डालते जा रहे हैं। उस फोल्डर को खोल करके सीक्वेंस में वीडियो हैं, 1 2 3 4 5 करके हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि फोल्डर को खोल करके आप सीक्वेंस से, क्रम से एक एक वीडियो को सुन सकते हैं। यदि आप क्रम से एक एक वीडियो को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी जानकारी मिलेगी साथियों। तो हमारा जो जन चेतना का अभियान है, इसके साथ आप जुड़ें, क्योंकि आम जनता को जागृत करना, आम जनता को जगाना बहुत ही जरूरी काम है। क्योंकि सत्ताधारी जो दल हैं वो आम जनता के दिमाग को कुंद बना रहे हैं, उसके दिमाग को शून्य कर रहे हैं। इसलिए हमारा ये लक्ष्य है कि हम आम जनता की चेतना को जगाएं, तभी हम सही जगह पहुंच पाएंगे। और तभी हम हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को, हमारे परिवार को हम बचा पाएंगे साथियों। हमारे बच्चों की ज़िंदगी को, बहुत सारे सवाल हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूं साथियों। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स।